नाजरीन इकराम, मैं खालिद अहमद एक बार फिर आपके रूबरू हाजिर हूँ आफ्ताब फिल्म की बज़ में। आज मेरे साथ शहर औरंगाबाद की एक अजीम शख्सियत मौजूद है। मैं इनका तारुफ क्या कराऊँ। ये वो शख्स हैं जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। ये वो साहब हैं जो जिनकी वजह से आज आपके बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर हैं और बड़े बड़े जो है कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। इनका तारुफ इतना बड़ा है कि उसमें काफ़ी वक्त निकल जाएगा, इसलिए उसको मुख्तसर करते हुए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब ये आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे तब हमने हमारे इदारे बैतुल यतीम में इनका इस्तकबाल किया था और वो पहला और आखिरी इस्तकबाल था। इसके बाद हमने किसी का इस्तकबाल किया नहीं। इससे अंदाज़ा अब लगा सकेंगे कि मखदूम फारूकी साहब कैसी शख्सियत है। आइए मिलिए मखदूम फारूकी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, और मैं मशकूर हूँ आफ्ताब फिल्म्स का कि उन्होंने जो है तो मुझे यहाँ इनवाइट किया है। और ख़ास तौर पर मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये एक अच्छी सीरीज़ चल रही है जिससे तासुरात कुछ अशख़ास के सामने आते हैं और शहर के डेवलपमेंट में और उसकी तरक्की के लिए जो बहुत ही इंशाअल्लाह मुफीद साबित होंगे, ये मेरा इम्कान है। इसीलिए मैं खालिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो है तो ज़रा एक्सैजरेशन हो गया, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह मौका दे रहा है और हम उसको बेहतरीन तरीके से काम करना चाहते हैं। जी मखदूम भाई, आपने सही कहा कि मेरा मकसद ही इसके पीछे ये है कि मैं औरंगाबाद के उन छुपे हुए गोशों को आवाम के सामने लेकर आऊँ, उन शख्सियात को लेकर आऊँ। सबसे पहले तो वो मेरे दोस्त हों, और अगर कोई दोस्त किसी दोस्त को के बारे में ना सोचे, अपने शहर के बारे में ना सोचे, तो फिर इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो बहरहाल हमारे मकसद ही ये है कि हम जो है औरंगाबाद और उसके औरंगाबाद के मुख्तलिफ पहलुओं को आवाम के सामने ले आएँ। तो आइए सिलसिले को हम बढ़ाते हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा नाजरीन कि मौलाना आज़ाद कॉलेज की शुरुआत कैसे हुई। तो एक हमारे पास जब निज़ाम का दौर ख़त्म हुआ, सुक़ूत हैदराबाद हुआ, उसके बाद औरंगाबाद शहर में हमारे पास एक क़ाज़ी ग़ियासुद्दीन साहब एक वक्त मिनिस्टर हुआ करते थे, और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि बम्बई की जो एजुकेशन के इदारे हैं, जैसा जमात अपने अंजुमन इस्लाम है, अंजुमन खैरुल इस्लाम है, और मुख्तलिफ इदारे हैं जो बदरुद्दीन तैयब जी जैसे बड़े बड़े फ़नकार, बड़े बड़े लोगों की ज़ेर सरपरस्ती चल रहे थे। तो उन्होंने भी सोचा कि मराठवाड़ा में भी ऐसा कोई इदारा कायम होना चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए काफ़ी कोशिशें की हैं। तो मैं जनाब मखदूम साहब से दरियाफ़्त करना चाहता हूँ कि क़ाज़ी ग़ियासुद्दीन साहब की और क्या क्या कोशिशें रही इसके सिलसिले में। लेट 50s में जी क़ाज़ी ग़ियासुद्दीन साहब जो अकोला के MLA थे कांग्रेस के, और बड़े करीबी माने जाते थे यशवंत राव जी चौहान साहब के, और वक्फ वगैरह में भी काफ़ी उनका बड़ा से था, वक्फ मिनिस्टर ही हुआ करते जी। थे। तो फिर वो वकील भी थे पेशे से जी, और वो यहाँ औरंगाबाद अक्सर केसेस लड़ने के लिए, पैरवी करने के लिए आते थे। तो उनके ये रुझान था कि यहाँ पर भी जो है, जैसा बिल्कुल सही कहा आपने, कि जो बम्बई
के लेवल का, उस वक्त की बम्बई के लेवल का जो एजुकेशन है वो इस डाउन ट्रोडन एरिया में आए, क्योंकि रिसेंट टाइम्स तक जो है मराठवाड़ा के साथ जो है हमेशा ये लगता था कि भाई बैकवर्ड रीजन ऑफ मराठवाड़ा, तो ये बैकवर्ड रीजन जो है तो उसी तरह लगता था जैसे कि 20वीं सदी में उर्दू के साथ गरीब लगता था कि गरीब उर्दू, बेचारी उर्दू, तो उसी तरीके से डाउन ट्रोडन मराठवाड़ा रीजन, बैकवर्ड मराठवाड़ा रीजन, तो उनकी ये सोच थी। फिर उन्होंने औरंगाबाद मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी कायम की थी। फिर वो सोसाइटी कायम करके जो रोजा बाग में जो एक दरगाह है पीर इस्माइल शाह साहब की, वो उन्होंने सेलेक्ट किया, और उस वक्त जो है तो एक बस्ती थी वहाँ रोजा बाग की, जो अभी जो मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन और फार्मेसी कॉलेज के बीच में की जो ज़मीन है वो पूरी वहाँ बस्ती बसी हुई थी। और वो हॉस्टल, जो पुराना हॉस्टल है जो घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, तो वहां तक जब अब जो ओल्ड हॉस्टल है तो वहां तक जो है तो ये बस्ती फैली थी। तो एक छोटे लेवल पे जो है उर्दू अरबी के जो है क्लासेस वगैरह वहाँ चलते थे, और इनके पास भी वक्त नहीं था, वो जब भी यहाँ कुछ वक्त के काम से या कोर्ट केसेस के काम से आते तो वो उसके, तो फिर 1958 में जब मौलाना आज़ाद साहब का इंतकाल हुआ तो एज ए ट्रिब्यूट उन्होंने फिर उसको आज़ाद तालीमी संघ में कन्वर्ट किया था। अच्छा जी। और फिर वो उसी के नाम से रजिस्टर्ड रहा, और उन्होंने वक्फ से जो है तो काफ़ी ज़मीन वगैरह भी उसके लिए अलॉट की थी। फिर जब इलेक्शन का माहौल आया और महाराष्ट्र स्टेट कायम हुआ 1960 में, तब वो ये सोचे कि यहाँ से जो है तो एक अच्छा कम्युनिटी का एमएलए जो है निकल सकता है, पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए। तो फिर उन्होंने यशवंतराव जी साहब से बात की, और फिर जो है तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ अगर ये आ जाते हैं डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, तो एक तो जो ये चाह रहे थे कि भाई इसको ऐसा एक्सपोजर दिया जाए कि ये बम्बई एट पार विद मुंबई एजुकेशनल सिस्टम हो जाए, तो ये दोनों भी उनके मकासद पूरे होते थे। इसलिए उन्होंने जो है तो वो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह ने इस इलाके का मुक़द्दर बदलना चाहा, और डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब यहाँ आए और इलेक्शन जीता, और फिर उन्होंने ये सारा जो है तो पूरा सिस्टम उनको हैंड ओवर किया। और फिर 1963 से में जो है तो डॉक्टर साहब ने जो है तो चूंकि जैसा ये चाह रहे थे तो उसी लेवल पे फिर उन्होंने सीनियर कॉलेज जो है शुरू किया। तो 1963 में मौलाना आज़ाद कॉलेज की बुनियाद रखी गई अंडर आज़ाद तालीमी संघ। जी, इसमें काजी गयासुद्दीन साहब ने काफ़ी मेहनतें भी की हैं, जिससे कि उन्होंने फंडिंग के लिए बहुत जद्दोजहद की है। मुझको याद है कि जब मैंने कहीं पढ़ा था कि मौजूदा जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट है अपने पास खिलेरक में, वो पहले पामरकोटी से लेके वो मतलब कि जो दरवाज़ा है बाबू दाखला खिलेरक का, वो पूरा मैदान पड़ा हुआ था। आज वहाँ कॉलेज कायम है। तो पहले एक बड़ा ग्राउंड था वो, तो उस ग्राउंड में 1953 में गालिबन एक बड़ा प्रोग्राम किया गया था, जिसमें फिल्मी सिंगर्स और फिल्म स्टार मौजूद थे। और आपको हैरत होगी सुनकर के, या आप पता हो कि उस ज़माने में जो कलेक्शन उससे आया था उस चैरिटी से, वो 80,000 के करीब था। उस ज़माने में 80,000 रुपये कहीं से आ जाना आज भी मुश्किल है। जी, उस ज़माने में आना बड़ी बात थी। इसमें मोहम्मद रफ़ी शामिल थे, मीनू मुमताज़ थी, जॉनी वोकर थे, बड़े बड़े स्टार्स थे, काफ़ी लोग थे, मीना कुमारी वगैरह भी शायद कई लोग थे इसमें जिन तो ये बहुत से फिल्म स्टारों की वजह से ही जो है बड़ा फंड जमा हुआ था। और एक 5 लाख रुपए का एक बड़ी रकम उन्होंने जो है ज़करिया साहब को दी थी। और उनकी ख्वाहिश ये थी कि वहाँ की तर्ज पर तिबिया कॉलेज वगैरह शुरू हो, लेकिन फंड की कमी की वजह से ज़करिया साहब ने जब एक मीटिंग मौलाना ज़ियाउल उलूम स्कूल में रखी गई थी, जिसमें ईसा खां एडवोकेट वगैरह लोग थे, जैसे मेरे एक भाई भी थे फारूक मोहम्मद खान साहब प्रोफेसर। तो उस सब ये है कि भैया वो जितने जो फंड है या जो 200 एकड़ ज़मीन जो दी गई है उसमें उसके हिसाब से फंड बहुत कम है, और हम बम्बई की तर्ज पर ऐसे इदारे कायम नहीं कर सकते। तो फिर उसको सोचा गया कि भाई काफ़ी बहस के बाद ये कहा कि चलिए आप
कॉलेजेस शुरू कर दीजिए, तो शुरू हुआ है। तो अल्लाह करम है कि चलिए बहुत बड़ा काम हुआ। और लेकिन एक बात या एक चीज़ मेरे जहन में हमेशा आती रही है कि आज़ाद कॉलेज ने कभी अपने इस मोहसिन को याद क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए इसमें ऐसा रहा कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब ने जी मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी के तहत और ट्रस्ट के तहत उन्होंने मौलाना आज़ाद कॉलेज कायम किया 63 में। जी और जो है तो उनका आपस का वेवलेंथ बहुत अच्छा था, और यानी दोनों भी लेवल पे ये रहा कि भाई जो है कर्म को ज़्यादा फोकस किया जाए। जी जी और डॉक्टर साहब का भी हमेशा ये रहा कि मेरे नाम का कोई इदारा या गेट या कैंपस ऐसा कुछ नहीं करो, हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हमारा काम जो है रहना चाहिए। और उनका मकसद हमेशा यही रहता था कि बड़े बड़े डिग्निटीज़ वगैरह को बुलाकर वो यानी फंड्स रेजिंग में रहते थे और इंस्टीट्यूशन को और क्या क्या डेवलपमेंट। मुझे अच्छा याद है कि मैडम ज़करिया ने कहा था कि अब डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया तो उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए अपन कम से कम कैंपस का नाम तो रखेंगे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कहा कि भाई न मुझे मेरे नाम का कोई इंस्टीट्यूशन, तो उन्होंने जो है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कर्म में ज्यादा बिलीव करते थे, वो खुद के ताल्लुक से भी। उनके बारे में कोई शक नहीं है। असल में मेरा था इदारे की तरफ से मेरा था कि भाई जहाँ पर ये कैसा है कि कभी कोई सेमिनार उनके नाम पे ले लें आप जी, कोई हॉल उनके नाम पे कर दें या कोई, तो इस टाइप से कोई कोशिश ताकि लोगों, या फिर आप कुछ ऐसा अपने जो है आपकी वेबसाइट पे भी उसका जिक्र कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उनके साथ इंसाफ होगा जी। और सच बहरहाल दूसरी बात ये है कि उसके बाद एक फिर ज़करिया साहब ने कॉलेज कायम किया जी। मज़हर मोहिउद्दीन साहब आए जी। तो मज़हर मोहिउद्दीन साहब की जो प्रिंसिपल थे, अगर हम अभी कभी किसी लफ्ज़ प्रिंसिपल को अगर हम कहें आमतौर पर, अब तो ज़माने में सारे स्कूलों में हेडमास्टर कहलाए जाते थे जी। प्रिंसिपल अकेले हमारे मज़हर मोहिउद्दीन साहब। जी जी। तो एक ऐसा टैग लग गया है कि प्रिंसिपल बोले तो मज़हर मोहिउद्दीन ही याद आते हैं जी। वो एक ऐसा लगता है कि उनके लिए शायद वो लफ्ज़ लिया गया हो। तो प्रिंसिपल मज़हर मोहिउद्दीन साहब की